सुप्रभात। हमने पिछले व्याख्यान में नगर की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचारों को देखा। अब हम नगरों के विकास की अवस्थाएं देखेंगे। मॉम्फोर्ड ने नगर के उत्थान और पतन की 6 अवस्थाएं बताई हैं और ये नगर की उत्पत्ति के सामान्य तथ्य हो सकते हैं, पर वे सभी देशों के नगरों के विकास पर सामान्य रूप से लागू होते हैं। इसे स्वीकारा नहीं जा सकता है। प्रथम अवस्था यह वह अवस्था है जिसमें गांव समुदाय की स्थापना होती है। इस अवस्था में पशुपालन और कृषि का विकास भी होता है और इस अवस्था में समाज में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखी जाती हैं, जैसे व्यावसायिक समूह में अंतर, छोटे बड़े गांव की स्थापना, गांव व्यवसाय पर केंद्रित होने लगे, जैसे कृषि व्यवसाय, मछली व्यवसाय आदि। प्राथमिक समूह के महत्व में वृद्धि हुई। कालांतर में बड़े गांवों की स्थापनाएं होने लगीं, जहां शिक्षा और कारीगरी में भी पर्याप्त विकास हुआ। इस अवस्था में पाषाण युगीन संस्कृति का प्रभाव देखा जाता है। द्वितीय युग, प्रथम चरण में बड़े गांवों की स्थापना हो गई थी और द्वितीय चरण में गांव में सामान्य संगठनों की स्थापना हुई जो रक्त समूह पर आधारित थे। ये संगठन एक सामान्य स्थान पर बने जो सामूहिक रूप से आक्रमण से अपनी रक्षा करते थे। उनके अपने देवी देवता, मंदिर और पंचायतें थीं। इस युग में व्यवसाय में विविधताएं उत्पन्न हो गई थीं और छोटे बड़े उद्योगों की स्थापना हो गई थी। कारीगरी और श्रम विभाजन विकसित हो चुका था। मशीनीकरण का विकास हो गया था और शिक्षा के क्षेत्र में गणित, दर्शन शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का विकास होने लगा था। संगीत और चित्रकला की सृष्टि हुई। प्रशासनिक कार्यों में विकास हुआ और वहीं नागरिक विचारों का भी देखा गया। वास्तव में पोलिश निवासी संगठन परिवारों के विशाल संगठन थे। यह वह अवस्था थी जिसने नगर को स्थापित करने के लिए मजबूत नींव रखी। इस युग के कृषि, व्यापार, शिक्षा, कला, यंत्रीकरण, प्रशासन, यातायात और सड़कों का निर्माण आदि ऐसे कार्य हुए जिसने नगरों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तृतीय अवस्था मेट्रोपोलिस। जनसंख्या को जीवन की अधिकतम सुविधाएं जहां प्राप्त हुई, वहां जनसंख्या का घनत्व बढ़ता गया। इस दृष्टि से जल की सुविधा और कृषि योग्य भूमि जहां पर उपलब्ध थे, वहां नगर बसने लगे। इन स्थानों पर यातायात की सुविधाएं विकसित हुईं। इन नगरों में जब जनसंख्या के घनत्व का दबाव अधिक पड़ा तो खाद्य सामग्री भी उत्पन्न हुई, जिसकी पूर्ति निकट के गांव और कस्बों से की जाती थी। इससे दूसरे स्थानों से संपर्क बढ़ा और संस्कृति का परस्पर आदान प्रदान भी होने लगा। इस संपर्क से अनेक चीज़ों का जन्म हुआ। अंतर नगरीय व्यापार, शिक्षा, आविष्कार आदि में वृद्धि हुई। विद्यालय और विशेषीकृत व्यापार संगठनों की स्थापना हुई। इस युग में कृषि और उद्योगपतियों में संघर्ष होना आरंभ हो गया। भूमिहीन कृषकों में वृद्धि हुई। अभिजात वर्ग में वृद्धि हुई। अंतर नगरीय संपर्कों में द्वितीयक अंतर क्रियाओं और अंतर संबंधों में वृद्धि हुई। तर्क और अभिव्यक्ति के साधनों में वृद्धि हुई। इस तार्किक युग ने विज्ञान की नींव रखी। व्यक्ति चीज़ों पर विचार करता और उसका पुनर्मूल्यांकन करता था। इस संस्कृति ने अनेक दुर्बलताओं को भी जन्म दिया। व्यक्तिवाद के विकास ने सामाजिक संबंधों की कड़ी को कमजोर बनाया। परस्पर संघर्ष उत्पन्न हुए। प्रतिस्पर्धाएं जन्मी। उद्योगपतियों और श्रमिकों के मध्य संघर्ष आरंभ हुए। नए मूल्यों की स्थापना हुई और प्राचीन व्यवस्था को आघात पहुंचने से सामाजिक विघटन आरंभ हुआ। चतुर्थ अवस्था मेगालोपोलिसिस। यह युग पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक बन गया। अधिक से अधिक धन कैसे अर्जित किया जाए, व्यक्ति इसमें लिप्त हो गया। प्रतिस्पर्धा, संघर्ष इस युग की देन है। धन संचय इस युग की विशेषता है। नैतिकता का पतन इस युग का विशेष लक्षण है। इस तरह इस युग में पूंजीपति और अधिक शक्तिशाली बनने की कामना रखने लगा और शोषण किया जाने लगा। महानगर विभिन्न संस्कृतियों के केंद्र बन गए। तर्क और वैज्ञानिकता का महत्व बढ़ने लगा। भौतिकवादी संस्कृति के विकास ने व्यक्ति को भावनाहीन बना दिया। व्यक्ति निजी स्वार्थों की पूर्ति में फंस गए और सामूहिक भावना को तिलांजलि देने लगे और इससे सामाजिक विघटन उत्पन्न हो गया। अभिजात वर्ग
और पूंजीपति वर्ग कभी कभी समाज सुधार करने का दिखावा भी करते थे, पर मूल उद्देश्य उनका व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति करना था। यह युग महानगरों की नींव रखने लगे और छोटे नगरों का अस्तित्व न के समान होने लगा। पंचम अवस्था टाइरेनोपोलिस। इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते पूंजीवादी व्यवस्था की स्थापना हो चुकी थी। वर्गीय समाज स्थापित हो गए थे। धन का महत्व सर्वोपरि था। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष जीवन के अंग बन गए थे। व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से दूसरों पर निर्भर रहने लगा था। समाज में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। नैतिक दृष्टि से समाज भ्रष्ट हो चुका था। मनुष्य सुविधाभोगी बन गया था। वर्गों में पद और स्थिति स्पष्ट हो गई थी, अस्तु इनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों में खाई उत्पन्न हो गई। शासकीय और व्यावसायिक संगठन भ्रष्ट हो गए। वर्गीय समाज की स्थापना और पूंजीपतियों की शक्ति में वृद्धि से समाज में बेकारी, भुखमरी और निर्धनता जैसे सामाजिक समस्याओं में वृद्धि हुई। अंततः जनता में जहां असंतोष फैला, वहीं अपराधों में भी वृद्धि हुई। इसे दबाने के लिए तानाशाही प्रवृत्तियां उभर कर सामने आने लगी। यह युग वास्तव में पूंजीवादी व्यवस्था से उत्पन्न अनेक समस्याओं का था। सिस्टम अवस्था नेक्रोपोलिस। मम्फोर्ड के अनुसार नगर के विकास के अंतिम चरण में नगर के व्यक्ति और पूंजीपति निजी स्वार्थों को लेकर इतने पतित हो गए थे कि नगरों में अनेक रोग उत्पन्न हो गए। संपूर्ण समाज अर्थहीन बन गया। समाज के आर्थिक सामाजिक संगठन मूल्यहीन बन गए। गांव और कस्बे उखड़ने लगे। परंपरागत व्यवसायिक ढांचा नष्ट होने लगा। व्यक्ति लूटपाट के कार्यों में लिप्त हो गए। इस तरह समाज में अराजकता और बर्बरता व्याप्त हो गई और संपूर्ण समाज नष्टता के अंधकार में डूब गया। नगर उत्पत्ति के 6 स्तर विकास और पतन के चक्र को बताते हैं, किंतु ये चक्र सभी देशों के नगरों के विकास पर समान रूप से लागू नहीं हो सकते। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक नगर का विकास इन्हीं स्तरों से होकर निकले। यह भी आवश्यक नहीं है कि अंतिम स्तर तक पहुँचते पहुँचते महानगर और नगर भ्रष्ट हो जाएं। आज भी विश्व में अनेक पूंजीवादी देश हैं। वे अभी तक नष्ट क्यों नहीं हुए? ये स्वाभाविक प्रश्न हम सबके सामने हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है कि भौतिकवादी और पूंजीवादी व्यवस्था में नैतिक मूल्यों का पतन होता है। शोषण व्यक्ति की नियति बन जाती है, किंतु इन सब का अर्थ यह तो नहीं है कि देश ही समाप्त हो जाता है। इस तरह मम्फोर्ड ने नगरों के उत्थान और पतन की कहानी वैज्ञानिक आधारों पर खरी नहीं उतरती है। कारपेंटर ने प्राचीन काल के नगरों के विकास में निम्नलिखित कारणों को महत्व दिया है: अनुकूल हल्की वायु, खाद्य सामग्री की उत्पत्ति, आक्रमणों की तुलनात्मक दृष्टि से मुक्ति, उपजाऊ भूमि। और ग्राश ने जिन्हें बताया कि भूमि और जल प्राप्ति के साधन, शत्रुओं से दूरी, व्यवहार की दृष्टि से युक्त और स्वतंत्र देश। इस तरह से हमने विभिन्न अवस्थाओं को देखा। अब हम अगले व्याख्यान में इसकी उत्पत्ति विकास के कारणों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।